कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर एक सप्ताह आप किसी ऐसे व्यक्ति से रूबरू होते हैं जिसके भीतर कोई ऐसी प्रतिभा, कोई ऐसी खूबी रहती है जिसको ईश्वर ने अपने हाथों से उस व्यक्तित्व का विकास किया हो। कभी कभी हम जीवन में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें हम समझते कुछ और हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक जीवन है वो कुछ और होता है। आजकल के बच्चे अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिभा को उनके पिता ने बचपन में ही पहचाना। आज के मेहमान की एक खासियत ये भी है कि उन्होंने अपने पिता को सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जिस व्यक्तित्व से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हैं श्री तिलक गीताई। आप पद्मश्री हैं और मिनिएचर आर्टिस्ट यानी लघु चित्रण में आपको महारत हासिल है। श्री तिलक गीताई जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार गोपाल जी। बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें आज हम ऐसी करें जिससे आपकी जो आर्ट है लघु चित्रण का जी उसके बारे में भी हमारा आम श्रोता बेहतर तरीके से समझ सके, जी और आपका जीवन किस तरह से लोगों को प्रेरित करता है, ज़रूर। और आप खुद अपने पिता से कितने प्रभावित हैं। आपकी शुरुआत, स्कूलिंग, जन्म, जी ये इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ, जी किस तरह से आपने शुरुआत की। मेरी वैसे तो 7 पीढ़ी जयपुर से ही बिलोंग करती है। एक महाजन परिवार में हम लोग प्रतिष्ठित जो यहाँ का था उसमें मैं हुआ। मेरे परदादा दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जी। उनकी जौहरी बाज़ार में बहुत अच्छी जो है प्रॉपर्टियाँ थीं। लेकिन कालांतर में पिताश्री को अपने नाना से प्रेरणा मिली और वो कला के माध्यम से उन्होंने उस ज़माने में जब इसकी बहुत शौहरत थी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की 2 सब्जेक्ट में डिप्लोमा किया। अंग्रेज़ों का ज़माना था। उनके करने के बाद ही महाराजा गंगा सिंह बीकानेर ने उनको उनकी प्रतिभा के पीछे कॉल किया कि अगर आप बीकानेर आना चाहें तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको सभी तरह की सुविधाएं दूंगा, आप पधारें। क्योंकि पिताश्री को कोई ना कोई ऐसी जगह प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहां से वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, वो चले गए। उसी दौरान वो 10 साल वहाँ रहे और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। शायद उनके पास रह कर के, क्योंकि उन्होंने 2 सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी किया था, वो ऑलराउंडर जो है प्रतिभा थी और ऑलराउंडर होने की वजह से उन्होंने महाराजा के बड़े बेहतरीन काम किए उस ज़माने में। बीकानेर में चित्रकारी से लेके उनके बेहतरीन मेमेंटोज़, उनके सिक्के, क्योंकि वो मेटल एनग्रेवर जो थे और मास्टर थे साहब उन चीज़ों के, मीनाकारी है और है, तो वो सब मुझे विरासत में मिली। और मैं 49 में आफ्टर इंडिपेंडेंस मैं बीकानेर ही पैदा हुआ और फादर ने उस वक़्त उसको सर्विस को रिज़ाइन दे करके अपनी खुद की यहाँ आकर के बहुत बड़ी कंसर्न खोली, राजस्थान कला मंदिर, जो विश्वविख्यात रही। मुझे बहुत तरह का काम उनके सानिध्य में करने को मिला। एक्चुअली महाराजा ने उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जो मतलब आदमी सोच नहीं सकता है। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से गया तो सभी महाराजाओं ने उनको खुश करने के लिए बड़ी प्रेशियस गिफ्ट दी उनको। उसमें सबसे प्रेशियस गिफ्ट मेरे पिताश्री की बनाई हुई थी। वो आज भी लॉर्ड माउंटबेटन के लंदन पर्सनल म्यूजियम में रखी हुई है। उस ज़माने में उसकी कॉस्टिंग थी 50,000 रुपये। ये 47 की बात। तो उन्होंने बड़े ऐसे से काम किए, क्योंकि महाराजा का कहना यही था कि मुझे मेरा मरा हुआ बाप चाहिए, तो मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ, बोलो आ जाएगा। और इसी तरह से वो ऑलराउंडर हुए और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए सभी तरह के। आज भी बीकानेर में सादुल सिंह आर्ट गैलरी है, क्योंकि वो फर्दर साधु सिंह जी के पास भी रहे और जो करणी सिंह जी थे वो उनके पास में ड्राइंग सीखते थे जी। तो उसमें सादुल सिंह की आर्ट गैलरी में आज भी उनका जो है 60% काम उनका बनाया हुआ रखा है वहाँ। यानी आपकी जो कला है लघु चित्रण की, वो आपको परंपरागत रूप से पिता से ट्रांसफ़र हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पिता ने कब पहचाना कि जो मेरे बेटे में कुछ ऐसी चीज़ है जी, और वो आर्ट की तरफ ही जाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया है गोपाल जी आपने, क्योंकि जब हम लोग वापस यहाँ माइग्रेट हुए तो मेरी स्कूलिंग यहीं हुई और स्कूलिंग के टाइम पे ये था कि धीरे धीरे मैं मिडिल क्लास जो है पढ़ता गया, तो पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो मन कम लगता था जी। और ड्राइंग बनाने में मेरे सबसे अच्छे नंबर आते थे। ड्राइंग सबसे बनाने में मेरा मन लगता था और इसी तरह से उन्होंने उसको बारीकी से नोट किया। एक बार का वाकया है कि मैं 8th क्लास में था, तो मुझे मेरे ड्राइंग टीचर ने कहा कि ये डिज़ाइन जो है अपनी बुक में बनाओ।
तो जो उन्होंने दिया था उसको मैंने हूबहू बना दिया। तो वो अचरज में पड़ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने चीटिंग की है, ये बटर पेपर से, ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस किया है, फ्री हैंड नहीं बनाया। ओहो, मैंने कहा सर नहीं, मैंने फ्री हैंड बनाया है और मैंने किसी किस्म का कोई उसमें, चीटिंग आप नहीं चाहें की। तो मेरे पास बैठे बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया और मुझे चौक दे के कहा ब्लैक बोर्ड पे जाके खड़े हो जाओ। हम्म, मैं एक बार तो छोटा था साहब, घबरा गया कि पता नहीं क्या करें। उन्होंने मुझे एक दूसरा मोटिव दिया, बोले अब इसको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करो। हम्म, अब आप सोचिए साहब, 30-40 बच्चों की क्लास में कभी खड़े होकर के इस तरह का कुछ किया नहीं था, तो घबराहट थोड़ी थी। सी घबराहट तो होती है, लेकिन हिम्मत थी। मैंने सोच लिया कि कोई भी मेरे यहाँ बैठा हुआ नहीं है और मुझे ब्लैक बोर्ड पे बनाना है, और मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद वो अचरज में पड़ गया और उन्होंने माना, और उनके शब्द थे कि जो अब प्रतियोगिता होगी स्कूल में, बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड इस साल आपको मिलेगा। हम्म, तो वो मुझे मिला और वहाँ से एक रिकॉग्नाइजेशन जिसे कहते हैं वो शुरू हो गया मेरा। जी। इस तरह मैंने जो है सब वहाँ, उस हमारे ज़माने में हायर सेकेंडरी होती थी, 11th मैंने पास की। जी। पास करके मैंने उन्होंने, फादर ने देखा कि अभी आगे चलेगा नहीं तो इसको इसी में आर्ट कॉलेज में ही डाल देना चाहिए। मैंने इंटरमीडिएट, जिसे आईजीडी बॉम्बे कहते हैं, उस वक्त में एक एग्ज़ाम होता था जो काफ़ी प्रतिष्ठित जो है एग्ज़ाम था, और उसको मैंने किया, एक ग्रेड में मैं पास हुआ। और उसके बाद मैंने यहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। मैं यहाँ से जैसे डिप्लोमा कर ही रहा था कि मुझे ये फील होने लगा कि मुझे कुछ बेहतर जो है वो सीखने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ मैं कुछ कर सकूँ। जी। तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे और थे, उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि इस वक्त जो इंडिया में बेहतरीन आर्ट कॉलेजेस हैं उसमें 2-3 हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट है, बड़ौदा की फ़ाइन आर्ट फैकल्टी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है। अच्छा हो कि आप वहाँ अगर जा सको और स्टडी कर सको तो तुम्हारा ज़िंदगी, क्योंकि वो देखते थे मेरे काम में जो मज़ा है, जो चीज़ है इस उम्र में। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने ज़िद करके फ़ादर से कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट था। जी। और दिल्ली में उस वक्त में कॉलेज ऑफ आर्ट जो है वो नेशनल डिप्लोमा देते थे, जो कहीं भी नहीं था। हम्म, वहाँ इतना टफ एडमिशन था कि आप ये समझिए कुल 20 छात्रों और उनको को एजुकेशन थी लेते थे, और उसके लिए 100-200 स्टूडेंट तक जो है एग्ज़ाम देते थे, मेरिट बनती थी। तो मैं मेरिट में फ़र्स्ट आया और मैंने वो कोर्स वहाँ पे शुरू किया। करते करते मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ जो है वो कर सकता हूँ, और एक मेरा हौसला बढ़ता गया। और अल्टीमेटली जो है सब, हमको पहला बैच था जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलेटेड करके और बीएफए दिया गया इंडिया में। उससे पहले बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहीं भी नहीं था। वहाँ से पास आउट होके जब मैं यहाँ आया तो 74 में मैंने मेरे को बहुत अच्छे जॉब्स जो है वो अवेलेबल थे यूनिवर्सिटी में भी, जी। आपके जो है डीपीआर में, सेक्रेटेरिएट में भी। मैं फादर की जो है उस जो उन्होंने कंसर्न मेरे जन्म के साथ खोली थी उसी पे मैं अपना फोकस करूं और उसको आगे बढ़ाऊं। और मैंने कई सालों तक वहाँ सभी तरह का काम सीखा, किया। तो वो जो विरासत थी ना साहब, एक मल्टीफेरियस आदमी एक ही चीज़ में सारी ज़िंदगी घुसा दे तब भी होशियार नहीं होता है, पर मुझे वो परिपक्वता, वो सारी चीज़ विरासत में मिली अभिमन्यु की तरह। और आप ये मान लीजिएगा कि मैंने कई तरह के काम मैं आज भी ऐसे कर रहा हूँ जो डाइंग क्राफ्ट है, जिसे कोई करना जानता ही नहीं है अब, क्योंकि वो मुश्किल काम थे। जैसे आपका पोर्ट्रेट बनाना है, तो पोर्ट्रेट अगर मैं सिक्के में बनाता हूँ तो मुझे वो सारा उल्टा एनग्रेविंग करना होता है स्टील में, जिसमें पता नहीं लगता आँख नाक कान कहाँ बन रहे हैं। तो उसमें मेरी महारत हासिल है और उसमें कोई रीटचिंग का काम नहीं हो सकता। आपने पेंटिंग की, इस पेंसिल स्केच किया, आपने इरेजर से मिटा उसमें दिया, सुधार की गुंजाइश है। हाँ, तो उसमें तो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, क्योंकि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो स्टील जो है उस पर टेम्परिंग होती है काम करने के बाद। जी। तो उसमें जो भी आप भरेंगे, जो भी टाँका मासा लगाएंगे, वो सब निकल जाएगा। तो वो फाइनली उसमें काम करना होता था और उसमें बहुत स्किल्ड उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रा भी आँख नाक कान में फ़र्क हो गया तो वो किसी और की शक्ल लगने लगेगी। जी। जी। तो इस तरह मैंने बहुत से वैल्यूबल काम किए हैं। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि शुरुआती दौर में जी जब आपने फाइन आर्ट्स की डिग्री ली पहली, और उसके बाद में जॉब के इतने सारे अवसर आपके सामने थे, आपने उन सबको इग्नोर करते हुए, जी टालते हुए जी अपने पैशन को जीवित रखा कि मुझे तो सिर्फ अपनी विरासत को ही आगे बढ़ाना जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई पल याद है जब आपने कोई बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई और पिताजी ने उस पर एक
शानदार रिएक्शन दिया कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया। जैसा मैंने आपको भी जिक्र किया, मेरे पास में ज़्यादातर, क्योंकि वो महाराजा के पास रहे थे, तो उस ज़माने में दो ही ऐसे ख़ास लोग हुआ करते थे, एक तो राजा महाराजा सभी ठिकानों के जी। और एक आर्मी वाले। ये लोग बेहतर जो है वो चीज़ों के लिए शील्ड्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स हैं, ये उनसे बनवाने आते थे, क्योंकि इस तरह का काम करने वाला उस वक्त भी कोई नहीं था एकाएक, और आज भी उनमें से बहुत काम ऐसे हैं जो कोई नहीं करता था। तो जब मैंने इस तरह के पोर्ट्रेट वगैरह उसमें बनाना शुरू किया, कुछ इस तरह की वैल्यूएबल मेडल्स वगैरह मैंने बनाना शुरू किया, क्योंकि हम लोग 60 साल तक यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल बनाते रहे। यूनिवर्सिटी का लोगो मेरे फादर का बनाया हुआ था, एमजीडी स्कूल का, और कई प्रमुख जो है आपके हायर सेकेंडरी बोर्ड के सब लोगों मेरे फादर के बनाए हुए थे जी। और वो सारे गोल्ड मेडल जो है वो मैं बनाता रहा, और उनके सानिध्य में मैंने बहुत सी ऐसी जो है सोविनियर्स बनाई जिनकी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ हुई है। और पेंटिंग तो मैं करता ही रहा था बराबर, और धीरे धीरे मैं वापस से मेरा रुझान कंटेम्प्ररी आर्ट सीखने के बाद भी मिनिएचर में ही जो है वो मेरा जो है रुझान वापस से डेवलप हुआ जी। और मिनिएचर में भी आप देखिए बहुत से लोग उस वक्त में काम कर रहे थे, तो मुझे मिनिएचर पेंटिंग के लिए 1982 में प्रेसिडेंट से सबसे पहले इंडिया में नेशनल अवार्ड मिला। तो उसमें ये था कि मेरे सामने बड़े चैलेंज थे, बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे उस फील्ड में, जबकि मेटल के कई कामों में मैं एकमात्र आदमी था। पर मुझे उस चैलेंज में कि जहाँ 10-5 हज़ार आदमी काम कर रहे थे, मुझे सबसे पहले वो मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी वो थी। वो मेरा जो है एक सशक्त जो है प्लेटफॉर्म बनता चला गया, और भारत सरकार ने भी मुझे विदेशों में बहुत जगह भेजा डेमो करने के लिए। भारत महोत्सव में मैं कई जगह गया, वर्ल्ड की बेस्ट म्यूज़ियम्स में मेरी कलेक्शंस हैं, और इस तरह करते करते मैंने कुछ बहुत अति विशिष्ट जो है काम किया लघु चित्रण में। मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक रागमाला पेंटिंग्स के ऊपर करीब 10 साल काम किया, और वो ये प्रूव किया कि पर्टिकुलर मेलोडी मेरी पेंटिंग से निकलती है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था 500 सालों में। उस पर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई थी। एक अमेरिकन प्रोफेसर यहाँ आकर के जो है उस 9 महीने उसको स्कॉलरशिप मिली, जो कि रेयर थी अमेरिका से, और उसने तमाम भारतीय जो है वो रागमाला पेंटिंग्स की स्टडी की, उसकी किताब पब्लिश की, और उसने एक निचोड़ सामने निकाला। वो प्रोफेसर था वहाँ अमेरिका में आर्ट हिस्ट्री का, और उसने ये लिखा कि इन पेंटिंग्स का म्यूज़िक के साथ कोई तालमेल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया डेवलप किया कि जो चीज़ सुनने की है, दिखती नहीं है, उस पर चित्रण किया। लेकिन जो हर पेंटिंग के ऊपर दोहा लिखा रहता था, वो भी उसके साथ में नहीं जाता था पेंटिंग के जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 500 सालों में जो 16th सेंचुरी से बहुत मैच्योर हो गई थी पेंटिंग्स, उनमें अब तक ये त्रुटियां चल रही थी, और मैंने उसको ये सोचा कि मैं इसको रिवाइव करके एक नई चीज़ बनाऊंगा, और ये सारी चीज़ें उनमें जो हैं वो। तो इस तरह मैंने 10 साल उस पर काम किया, और इतना सक्सेस उसमें मिली कि मैंने जब उस प्रोफेसर को लिखा कि मेरी किताब पब्लिश हुई है, आप इसे देखें, और जो आपने उस वक्त में जो है खोजा था, तो उन्होंने यही कहा कि आप भारत में हैं, अगर अमेरिका में होते तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलता, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है। क्योंकि राग रागनियों को बाकायदा ये जो है रंगों के साथ में समावेश करना, उस पोएट्री को बिल्कुल हूबहू जो है उसी तरह से चित्रित करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम। ये आपका खुद का आइडिया था? ये मेरा खुद का आइडिया था, और मैंने इसको डेवलप किया। इसको मैंने जो किताब भी मेरी पब्लिश हुई है वो रागमाला द मिसिंग लिंक के नाम से हुई है, और इसकी तमाम यूरोप में मैंने एग्जीबिशंस की, मेरी सोलो एग्जीबिशंस की। बाहर के विदेशी दिग्गज आर्टिस्टों ने मेरे पे काम किया प्रभावित होके कि इससे बड़ा अमूर्त, इससे बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कुछ नहीं हो सकता, ये जो चीज़ दिखती नहीं है उसको इन्होंने चित्रित किया। जी हाँ। तो इस तरह मैंने काफ़ी उस पर काम किया। वर्ल्ड की बेस्ट म्यूज़ियम है आपके जिनेवा की, उसमें मेरी 6 रागमाला पेंटिंग्स जो पुरुष राग हैं वो उन्होंने ख़रीदी। उस वक़्त हाथी दांत बैन नहीं था, वो मैंने हाथी दांत पे बनाई थी, और वो उनकी अपनी धरोहर है आज की तारीख में। जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री श्री तिलक गीताई जी। आप मिनिएचर आर्टिस्ट, लघु चित्रण का एक बेहतरीन काम आप करते हैं, विरासत में इनको मिला हुआ है। गीताई सर, जैसा कि आपने बताया कि पेंटिंग्स और फिर मेटल पे काम, फिर आपने सिक्के पर भी काम किया, और कई सारे आपने ट्रॉफीज़ और मेडल्स बनाए हैं, तो इन तीनों का जो फ़र्क है जी, इसमें सबसे कठिन
क्या चीज़ है? सबसे मुश्किल काम तो देखिए साहब, मेटल पे जो मैंने किया है, जी। ख़ास तौर से जो पोर्ट्रेट्स वगैरह मैंने बनाए हैं रिवर्स एनग्रेविंग करके, राजा महाराजाओं के रॉयल सिंबल्स मैंने बनाए हैं बटन्स वगैरह की साइज़ में, जी। जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंट्रिकेटेड वर्क होता है वो सब, बहुत बेहतरीन तरीके से आज भी मैं कर रहा हूँ। और शायद ही कोई ऐसा आप रेयरली आदमी ढूंढ पाएंगे जो इन कामों को कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है साहब, क्योंकि स्कल्पचर में भी मेरी बराबर बहुत ज़्यादा रुचि रही है। मैं मेटल के छोटे स्कल्पचर्स बनाने में मेरी बहुत ज़बरदस्त मास्टरी है, क्योंकि उतने छोटे पीसेस मेटल में ना तो लोग बाग कास्टिंग प्रॉपर कर पाते हैं, और करते हैं तो उसको उतना प्रोफाइल नहीं कर पाते। और क्योंकि मैं मेटल एनग्रेविंग का बहुत प्रोफाइल काम करता रहा हूँ, इसलिए जो मेरी स्कल्पचर्स हैं छोटी ब्रॉन्ज में, इनमें वो मतलब अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ कि साहब बहुत ही कमाल की हैं। और मैं बड़े बड़े दिग्गज जो है वो बड़ी टावरिंग स्टैचूज़ बनाने वाले, जैसे पटेल साहब की मूर्ति बनाई जी। तो मैंने रामवीर सुतार साहब को भी कहा, मैंने कहा आपने तो दुनिया की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन मैंने दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति बनाई है। जी। तो उन्होंने कहा क्या कमाल है। जब वो जयपुर पधारे थे तो मैंने उनको दिखाया, मैंने छोटे छोटे जो है मेटल इंसेक्ट्स बनाए साहब, एक्चुअल साइज़ की मक्खी, आप कहेंगे कमाल है। अच्छा। और ऐसे ही मच्छर और इस तरह की जो छोटी छोटी मेटल में मैंने बनाई हैं, आप कहेंगे हूबहू सामने है। एक बार हमको 84 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बुलाया जी। नेशनल अवार्ड के बाद में, उन लोगों ने हम लोगों का सम्मान करने के लिए भोज पे बुलाया, और उस वक्त मैंने उनकी प्लेट पे वो मेरी मक्खी बनाई हुई रख दी। मेटल की मक्खी थी, और मैंने जो खाना वाना परोस रहे थे उनको कहा कि अभी झाड़ लगेगी, आप ज़रा। तो उन्होंने कहा कि इतनी गंदी प्लेटें हैं कि इस पे मक्खियाँ पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये आर्टिफिशियल हैं, इनकी बनाई हुई है मेटल की, और ये उड़ेंगी नहीं, आप उड़ाएंगे तो। ये सब मेटल की इन्होंने बनाई है जी। आप उनके फैदर्स पे मेटल की होते हुए भी ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, एक एक नस देखेंगे, और वो ठाका लगा के हंसी कि ऐसा तो ज़बरदस्त मैंने कोई कलाकार नहीं देखा जो इतना छोटा इतना बारीक काम कर सके। जी हाँ। तो इस तरह मिनिएचर स्कल्पचर बनाने में भी मेरी बहुत ज़बरदस्त जो है वो विशिष्टता रही है। जैसे शुरुआत आपने एक लघु चित्रण के रूप में पेंटर से की थी, छोटे छोटे चित्र बनाना शुरू किया आपने किया, फिर आपका रुझान बदलता गया या ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ज़माने के अनुसार आप खुद को बदलते रहे? नहीं, ऐसा है साहब कि ये सब चीज़ क्योंकि मुझे पैरेलल विरासत में मिली, तो वो बराबर एक साथ ही चलती रही, और आज भी ऐसे ही है। मैं पेंटिंग भी कर रहा हूँ, मूड करता है तो साथ साथ स्कल्पचर भी मेरी चलती रहती है, और इसी तरह से और दूसरी चीज़ें भी चलती रहती हैं। मतलब प्रैक्टिस में बराबर वो सब चीज़ें मेरी कलेक्शन में है, एक साथ कई सारे काम आप कर लेते हैं। वही जो है आज भी ऐसा नहीं है कर लिया फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, वो बराबर सब पे जो है वो फोकसिंग है, और बहुत अच्छी कलेक्शन है मेरे पास में जो कि देखने लायक है, मैं कहूँगा। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है कि आपका जो नाम है उसमें एक विशेष आकर्षण है, तिलक गीताई जी। तो इस नाम के पीछे कोई रहस्य है, कोई राज की बात है, सब कुछ विशेष है इस नाम में? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने गोपाल जी। हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में लोकमान्य तिलक का बहुत बड़ा नाम रहा जी। और क्योंकि फादर राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत थे, बड़े प्रभावित रहे उनसे, तो मैं उनकी सबसे बड़ी संतान हूँ, पहली संतान हूँ, तो मेरा नाम उन्होंने तिलक रखा जी। और गीता जो है वो हमारे चाचा गीता के बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, प्रिंसिपल थे, हिंदी के बहुत बड़े जो है विद्वान थे जी। तो गीता को माने सो गीताई, और गीता का ज्ञान दुनिया में सबसे ऊपर है, आज भी मैं मानता हूँ। तो उन्होंने एक सरनेम दिया गीताई जी। और एक चावल के दाने पे कभी मैंने गीता के बहुत सारे श्लोक लिखे। तो इस तरह वो सबसे पहले स्कूलिंग में बजाय अग्रवाल या जैन लगाने के हम लोगों ने वो गीता ही लगाना शुरू कर दिया जी। तो इस तरह वो जैसे पोएट लोग अपना उपनाम बना लेते हैं, ऐसा वो फैमिली बैक हो गया। जी जी। और ये तब से जो है वो साथ में चल रहा है। मैं आपको एक और भी विचित्र अनुभव बताऊं साहब, ये संजोग होता है, मतलब कि मैं जब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, पढ़ने गया, तो मेरा कॉलेज जो है वो तिलक ब्रिज पे, तिलक मार्ग पे ही है। अरे वाह। और जब मैं वहाँ उतरता था बस से, हाँ। तो सामने लोकमान्य तिलक की आदमकद मूर्ति लगी हुई थी कोने पे। मैं सबसे पहले उनको नमन करता था। मेरे भाव ये थे कि आप महानतम हस्ती हैं और आपने जेल में भी गीता की जो है बहुत ज़बरदस्त टीका की है जी। तो मैं आपके नाम को सार्थक कर सकूं, आपके पद चिन्हों पे चल के थोड़ा बहुत जो है कुछ नाम कमा सकूं, ये भावना लेके कॉलेज में दाखिल होता था।
तो उन्होंने सुनी साहब, और परमात्मा परमात्मा ने भी सुनी, और मैं कुछ आपने अपने इस जगह क्षेत्र में पहुंच बहुत पाया विशेष साहब। नाम कमाया। इन लोगों की कृपा है साहब। जब छात्र तिलक अपने छात्र जीवन से निकलकर जीवन के क्षेत्र में आगे की तरफ कदम रख रहे थे, जी तब पिता माता के मन में ये विचार आया कि अब ये बेटा बड़ा हो गया, इसका विवाह करना चाहिए। जी बिल्कुल। विवाह से संबंधित आपकी जो धर्म पत्नी है, कब विवाह हुआ? जी बिल्कुल ऐसे है। 74 में मैंने पास आउट किया, और कुछ भगवान की कृपा थी कि एक अच्छा जो है वो मैच मिला जी। और मुझे 75 में यहाँ शादी हमारी हुई, और बड़ी सुशील और बहुत अच्छी पत्नी मिली जिसको कला में भी बहुत रुझान है, म्यूज़िक में भी है। जी। क्योंकि म्यूज़िक, फाइन आर्ट, लिटरेचर यही माँ सरस्वती की देन है। बाकी सब तो हम प्रोफेशन अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन ये वो उसकी कृपा के बिना उसकी कृपा से ही मिलता है। तो ये सब जो है उन्हीं की अगर सपोर्ट नहीं होता तो बहुत मुश्किल था कि वो जो स्ट्रगल का पीरियड है वो पार करके मैं यहाँ तक पहुँचता। जी हाँ। जी वैसे तो हम ऐसा मानते हैं कि एक जो लड़की होती है वो अपने पिता के बहुत करीब होती है, जी बिल्कुल। और एक जो पुत्र होता है वो अपनी माँ का बहुत लाडला जी होता है। बिल्कुल। आपके अपने जीवन पे किसका ज़्यादा प्रभाव है, माता पिता का या किसी अन्य गुरुजन का, या आपके पीछे जो सफलता की कहानी है, ये कितने लोग हैं? नहीं, बहुत हैं, और ये एक बहुत बड़ा, मुझे मैं कहूँगा साहब, मैं मतलब जो है भाग्यशाली हूँ कि माता पिता ने तो सबसे पहले मुझे वो जगह दी, ज्ञान दिया। माँ के पास में जब भी वो रोटी बना रही होती थी, वो जिद करता था मुझे थोड़ा सा लोया दे दीजिए आटे का, और मैं उसे लेकर के उसमें फिगर बनाता था, क्योंकि वो देखता था फादर को उनको काम करते हुए। जी। तो वो एक शुरुआत ऐसी थी जिससे मेरे को ये डेवलपमेंट हुआ। दादा को देखता था, दादा बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, कथक के बहुत बड़े माहिर थे, पेशे से जौहरी थे। तो वो भी क्योंकि भगवान कृष्ण के डिवोटी थे, तो उनकी जो है वो चित्रों को वो करते रहते थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे विरासत में मिली, सब प्रेरणा थी मेरी वो सारी की सारी। उसके बाद जब मैं यहाँ आर्ट कॉलेज में गया, तो मेरे जो सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ और दोबारा मेरा रुझान उस तरफ बढ़ा मिनिएचर पेंटिंग पे। तो यहाँ एक वयोवृद्ध चित्रकार थे, और उनके कुछ कुबड़ भी निकल आई थी क्योंकि बहुत उम्र भी हो चुकी थी, पर वो मिनिएचर पेंटिंग के मास्टर थे साहब। वो नरबदी लाल जी शर्मा थे। तो लोग तो बल्कि जो आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा मजाक भी बनाते थे, हंसते भी थे, सीरियस भी नहीं थे। लेकिन मुझे वो रास्ते में भी मिल जाते थे, तो मैं उनके चरण पकड़ लेता था कि थोड़ी सी मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं भी आपकी तरह जो है कलाकार बनूं। और वो हुआ। वो हमेशा मुझे यही कहते थे मन से कि मौज करे जाओ। तिलक गीताई जी, हम जब जीवन में अपना काम कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। हम किसी चीज़ को रोल मॉडल मानकर अपने आगे का काम जारी रखते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमारे जीवन का रुख मोड़ देती है। बिल्कुल। आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपका जीवन बदल गया हो, जहाँ से आपको लगा होगा कि यार अब मुझे तो कुछ शायद जीवन की गति मिल गई, या मुझे जीवन को समझने का एक मौका मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, मुझे मुग़ल पेंटिंग से नेशनल अवार्ड मिला था उस वक़्त में। लेकिन जब मैंने रागमाला के बारे में पढ़ा और जाना, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसी के लिए बना हूँ जो 500 सालों के इतिहास में ये अधूरा चल रहा है चैप्टर, और उसके पीछे मैंने सीखने और उसको तैयारी करने के लिए 10 साल मैंने उस पर लगाए। घर वाले कहते थे क्या पागलपन है पैसा कमाने के बजाय। मेरे शिष्य उस वक़्त में काफ़ी पैसा कमा चुके थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ऐसी चीज़ को कर रहा हूँ जिससे मैं हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाऊँगा। तो इसी तरह से मैंने वो भरत मुनि से लेके नारद और दूसरे जो बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने संगीत को इतना जो है वो किया, वहाँ से लेके और अब तक के उस सारे को मैंने जो है स्टडी किया। एक एक चीज़ को जाना कि ये कब गाई जाती थी, कब जो है इसका सीज़न होता था, कब टाइमिंग होता था, और वो सबको आत्मसात करके मैंने वो सब चीज़ को बनाया। तो वो मेरा एक जीवन का बहुत बड़ा वो था। और आज आप देखिए करीब 2 लड़कियां मेरे पे जो है मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पे रागमाला पे पीएचडी कर रही हैं। एक वनस्थली की लड़की है जिसकी हो चुकी है करीब करीब पूरी, दूसरी मेरठ की है जिसकी होने वाली है, और इंटर्नशिप तो पता नहीं कितनी जो है लड़कियों ने उन्होंने किया। तो मैं उन सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब जो है वो उपलब्धि है। बहुत सारे आज के जो आर्टिस्ट हैं बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं। जी। और वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, जी, हम शोहरत कमा लें। जी। और
उसके पीछे की जो मेहनत है, जो संघर्ष है, जी। सफलता के पीछे की कहानी, बिल्कुल। उसको थोड़ा सा अनदेखा सा करते हैं। और नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा था कि जी, रागमाला पर आपने काम करने से पहले रागों पर अध्ययन किया, काफ़ी पढ़ा, बिल्कुल। तो एक कलाकार को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल साहब, तो बिल्कुल। हमारे बताएं। यहाँ तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए जाते हैं, उस वक़्त तो नए-नए इंट्रोड्यूस हुए थे जब मैंने बीएफए किया। तो आप सोचिए, एक सौंदर्य शास्त्र हमको पढ़ाया जाता था, एस्थेटिक सब्जेक्ट था, द ब्यूटी ऑफ थ्योरी। और हिस्ट्री ऑफ आर्ट तो पढ़ाया ही जाता था साहब, इंडियन हिस्ट्री है, वेस्टर्न हिस्ट्रीज है। पर मैं ये जानता हूँ साहब कि अगर प्रॉपरली ये सौंदर्य शास्त्र को आप नहीं पढ़ें, इस तरह के विषयों को नहीं पढ़ें, साहित्य को नहीं जानें, तो आप अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं दे सकते जीवन में। कोई भी अगर देखिए आपके अंदर में आपने कोई चीज़ बनाई, उसके पीछे एक पूरा एक आपका वो तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि है अंधाधुंध जो है वो आज की आधुनिक कला को हम अपना रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ डेप्थ नहीं रखते, अपनी कुछ अपनी दे नहीं पाते, तो फिर मज़ा नहीं आता सर। यानी अगर आप पर्याप्त मेहनत नहीं करेंगे जी, तो सफलता का स्वाद भी नहीं थोड़ा मिलता फीका सर। फीका सा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री श्री तिलक गीताई जी। आप मिनीचर आर्टिस्ट के बहुत ही बड़े कलाकार हैं और ये जो इनकी कला है इनको विरासत में मिली है। गीताई साहब, जी, एक प्रसंग आया था, अभी आपने कहा था कि आपके दादाजी कथक नृत्य के बहुत बड़े जानकार जी, थे जी, और जी, वो श्री कृष्ण से बड़े प्रभावित थे। जी, आपके पिताजी मिनीचर आर्टिस्ट थे, जी, पेंटिंग बनाते थे, जी। तो आपने पेंटिंग चुनी अपने पिता के कहने से। कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि काश मैं भी नर्तक होता, कोई अच्छा कथक डांस सीखता? साहब इसीलिए मैं ये कहूँगा आपको कि शायद वही चीज़ जो है, मुझे वो जीन्स जो है विरासत में मिली कि मैंने म्यूज़िक पे बहुत बड़ा काम किया आज, जिस पे सारी दुनिया में शोध हो रहा है, आप देखें जी। तो ये यानी डांसर न बन पाए, नृत्य की विधा हाँ, में बिल्कुल। पारंगत नहीं पाए, लेकिन संगीत में आपका दखल वो बराबर गाने है। में भी बहुत उनका ज़बरदस्त बेजोड़, आप देखिए यहाँ दामोदर दास जी टाटी वाले बहुत फेमस वो हुए हैं, म्यूजिशियन भी थे, बिजनेसमैन तो थे ही थे। वो कहते थे उस ज़माने में, क्योंकि दादा के वो समकालीन थे, तो बोले आपके दादा जैसा कोई भी नहीं था जो गाता था, गायक था और साथ में भाव दिखाता था कथक के। जब आप चित्र बनाते हैं, जी, पेंटिंग करते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, जी, पहले से मन में विचार करते हैं कि आज मुझे इस तरह का चित्रण करना है, कोई प्राकृतिक चित्र लाऊंगा या कोई मैं किसी की बिल्कुल, बिल्कुल प्रतिकृति बनाऊंगा? जब पहले तक से विचार करते नहीं, नहीं हैं साहब, या उसी देखिए समय विचार आता है? कलाकार जब तक उसका अंतर मन में इंट्यूशन उसका जिसे कहते हैं, अंतर प्रज्ञा जब तक उसकी स्ट्रांग नहीं हो, कोई बेजान पत्थर मेरे सामने पड़ा है और मुझे ये ख्याल पहले से ही होता है कि मैं इसमें ये चीज़ को निकालूंगा और ये बेहतरीन चीज़ इसमें बन जाएगी। इसी तरह से खाली कागज़ पे और उस पे रंगों के बनाने के पहले पूरी उसकी प्लॉट की जाती है, स्केचिंग की जाती है, उसको कंपोज किया जाता है, उसके बाद में हम उसमें जो है वो काम शुरू करते हैं। जी। तो ये ज़रूरी है सर। पहले से तैयारी बस मन ये में। ऐसे ही है साहब, जैसे भवन निर्माण है तो पहले से आपको नक्शा भी बनाना होगा, जी जी। उसके अनुसार फिर सारी जो है संरचना जो है होगी। तो ये एक ज़रूरी पड़ाव है साहब इसका। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड दिया 2017 में। जी, इसके पीछे की कोई कहानी, जब आपको पता चला कि आप चुने गए हैं जी। पद्मश्री के लिए? देखिए, मैं एक थोड़ी सी जो एक विडंबना थी, उससे पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था ये सिलेक्शंस वगैरह, क्योंकि उसमें कई ब्यूरोक्रेसीज थी, या अपने स्टेट से लेकर के और सेंटर तक नाम भेजना जाना। तो जैसे ही 2016 में मोदी जी आए और उनके पास में बहुत शिकायतें थी इस तरह की कि प्रतिभाएं धरी रह जाती हैं, तो क्योंकि वो प्रतिभाएं बेचारी वो सब कुछ कर नहीं पाती थी, तो उन्होंने उसको प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। जैसे ही वो ऑनलाइन हुआ तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। जी। और कमाल की बात यह है कि जहाँ 2-2,500 एप्लीकेशंस पहुँचती थी, वहाँ 35-40 हज़ार एप्लीकेशंस पहुँची ऑनलाइन, और उसमें से मेरा सिलेक्शन जब हुआ तो इस बात की खुशी हुई कि एक न्यायप्रिय जो है इन्होंने ये काम किया है कि इतने लोगों के बीच में जो है हम लोगों को जो है सेलेक्ट किया गया, हमारी प्रतिभा के पीछे। हम कहीं नहीं गए, किसी के जो है कोई इस तरह का वो नहीं किया कि साहब हमें ये दिया जाए या किया जाए, और उस तरह से हमको जो है, तो ये मैं समझता हूँ। और आज भी वो जिस तरह की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है साहब। कहते हैं कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती जी, और उसका रिटायरमेंट कभी होता नहीं। जी। कभी आपके मन में ये विचार आया कि बहुत काम कर लिया, थोड़ा विश्राम करें, नहीं भाई साहब, या अभी काम करते जाना है? गोपाल जी साहब, मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी भी ये सोचता हूँ, आई एम रनिंग इन 74, जी।
कि मैं शायद फालतू लोगों का कुछ समय खरीद सकूं, क्योंकि अभी मेरे हाथ पांव ठीक चल रहे नहीं थे, घोड़े ठीक चल रहे हैं, तो मैं कुछ और बेहतर जी। इसी तरह का क्रिएशन कर सकूं जो मैंने रागमाला के समय में किया। और मैं लगा रहता हूं इसीलिए कि कुछ ना कुछ नया जो है वो करते रहें जब तक भगवान ने हाथ पांव दिए करने। अभी जबकि आपके पास में बहुत सारे नए लोग सीखने के लिए आते हैं, जी छात्र, जी। तो उनके जो जनरल क्वेश्चन है, किस तरह की क्वेरीज करते हैं आजकल के स्टूडेंट्स जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? सब ये ज़्यादातर के मन में क्या शंकाएं हैं कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है दोबारा। आज भी हमारे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूट में मिनिएचर पेंटिंग नहीं सिखाई जाती। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो हमारी बहुत समृद्ध कला थी हम लोगों की, मतलब जिसे कहना चाहिए थाती थी, जिसमें हम लोगों को जो है, तो उसका रीज़न यही है कि वो बहुत पेशेंसफुल काम है। बड़ा आपको पेशेंस से वो करना पड़ेगा, उसकी सारी प्रक्रियाएं आपको सीखने पड़ेंगी कि रंग वगैरह कैसे बनते थे, कागज़ कैसे बनता था, कैसे वो काम होता था। और रियाज है वो सारा कुछ, वो एक शास्त्रीय संगीत की तरह ही है सब। जी। उसमें जितना आप पसीना बहाएंगे, रियाज करेंगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा। और जब आते हैं तो उन लोगों को पेशेंस कम होता है, और या जिनको बहुत शौक होता है उनमें से भी बहुत से लोग ये पूछ लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, हम लोग क्या कमा लेंगे, कैसे गुजर बसर कर लेंगे। भाई तुम लोगों का अगर उस दृष्टि से देखो तो बहुत कुछ है, लेकिन इसे अगर हॉबी की तरह सीखो और आगे बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि बाई प्रोफेशन तुम इससे बहुत पैसा कमाने लग जाओगे, गुजर बसर कर लोगे। हमने बड़े धक्के खाए, बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन छोड़ा नहीं। यही सोचा कि भगवान ने बनाया इसी के लिए, और मैं इसी में कुछ करता रहूँगा और वहाँ तक पहुँचूँगा जहाँ मेरा गुजर बसर भी होगा और पेंटिंग भी होती है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत की जो चित्रकला है उस पे मुग़ल शैली का भी काफ़ी प्रभाव है, और ईरानी, पर्शियन शैली, और हमारी कहें ग्रामीण अंचल से लेकर आधुनिक चित्रकला तक विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। सर। और जो भित्ति चित्रकला है उसका एक अलग वजूद है, उसका एक अलग आकर्षण है। जी। तो भारत की चित्रकला में और विदेशी चित्रकलाओं में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? जो बड़ा फ़र्क आपको लगता होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, और जी बिल्कुल, हमारी बेहतर हो सकती है या वो बेहतर है? नहीं देखिए, कलाएं सारी बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी कला ही बेहतर है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बहुत कमाल की चीज़ बताना चाहता हूँ मोटे रूप में, कि हमारी जो भारतीय कला है, जिसे 12वीं सेंचुरी से अभी हमको उपलब्ध है अजंता वगैरह में और में, उन्होंने जिस तरह की एक खोज की और जिस तरह का उन्होंने काम किया वो बेजोड़ है। उन्होंने आउटलाइन को इतनी डेवलप किया, इतना फोर्सफुल उन्होंने बनाया है कि बगैर लाइट शेड के उन्होंने उसमें डायमेंशंस दिखाई हैं। 3D उनको जो है बनाया है। और ये 12वीं शताब्दी में दिखा। हाँ, 12वीं सेंचुरी का अजंता में सबसे पहले जो है वो रेफरेंस मिल रहे हैं, स्कल्पचर्स मिल रहे हैं। हाँ, तो आप सोचिए कि विदेशी जो जितनी भी पाश्चात्य कला है उसमें उन्होंने फोटोग्राफी की तरह काम किया है। वो लाइट एंड शेड और जिस तरह का उन्होंने डेवलप किया है वो एक अलग चीज़ है। आज मॉडर्न आर्ट आ गया, उसको मैं नहीं कहता, लेकिन जितने भी अच्छे नामी पिकासो जैसे भी आर्टिस्टों ने रियलिस्टिक काम किया, पहले अपनी बुनियाद उन्होंने वो किया और उसके बाद उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। तो आज हम अंधाधुंध नकल कर रहे हैं। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब दिग्गज आठ आर्टिस्टों ने जो कंटेम्प्ररी आधुनिक आर्टिस्ट थे एग्जीबिशन की, और उसको यहाँ के जो है वो मिनिस्टर उसको उद्घाटन के लिए गए, तो उन्होंने आठों से पूछा, भाई ये आपने क्या बनाया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो कहने लगे साहब कंपोजिशन है, अनटाइटल्ड है, इस तरह के जवाब उनको आठों से मिले। मतलब किसी ने भी क्लियर विजन नहीं था। ये नहीं कह सके कि साहब मेरा इसके पीछे ये वो है। तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए कि भाई जिसको तुम खुद नहीं मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे उसको दूसरे लोग एंजॉय करेंगे और करेंगे। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें तो है, हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा कहना ही है साहब। जी हाँ, आप कितने भी एक्सपेरिमेंट करें और हमारी अपनी जो है, मतलब आप किसी भी अगर कृति को बना रहे हैं जी तो आपको उसके प्रति अपना विज़न क्लियर रखना चाहिए कि मैं क्या बना रहा बिल्कुल। हूँ। तिलक गीताई जी, जी बातें तो बहुत सारी हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक भी शायद और लोग नहीं जानते। जी कहते हैं कि एक कलाकार लगातार अपने काम में जुटा रहता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जी मैं इससे और बेहतर करूं, मैं इससे और अच्छा चित्र बनाऊं। एकदम सही बात। कभी आपके मन में संतुष्टि का भाव आया कि आज मैंने जो चित्र बनाया नहीं, है, जिससे मैं आज संतुष्ट हो जाता हूँ भाई साहब, वो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैं भी इसमें और काम कर सकता हूँ या मुझे और इससे बेहतर बनाना है। यानी अभी आप और यही प्रोग्रेस आगे जो है करने का तरीका, जहाँ आप संतुष्ट हो गए,
क्योंकि पिताश्री बहुत कमियां निकालते थे, तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा होता था, पापा आप कभी भी तारीफ करते ही नहीं हो। हाँ होता है ना, छोटे थे। जी जी। तो कहने लगे भाई जिस दिन तुम संतुष्ट हो जाओगे और जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को इग्नोर करने लगोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं, आगे रुकोगे, यहीं फुल स्टॉप हो जाएगा। तो वो चीज़ महसूस करता हूँ मैं। क्यों, अनुभव ही सब कुछ है। टीचर और ये गुरु करता क्या है साहब, वो तो कुछ घोट के तो नहीं पिला सकता। हाँ। वो आपको जो दिशा निर्देश देते हैं जी। वही आपको आगे बढ़ने के लिए जो है वो। तिलक गीताई जी, आपकी प्रतिभा को आपके पिताजी ने पहचाना और आपने अपने पिता के सपने को पूरा किया जी। और चित्रकारी की तरफ, विरासत की तरफ ही रहे। आपने खुद ने अपने बच्चों से क्या चाहा? क्या वो भी आपकी तरह कलाकार हैं या उनको कुछ और करने का? नहीं, सब मेरे 2 ट्विंस हैं, बड़ी लड़कियां हैं जी। दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छी कलाकार रहीं। और एक का तो ये था कि वो राजस्थान से जो है पहली महिला थी जिसको स्टेट अवार्ड मिला मिनिएचर पेंटिंग में। फिर शादी वादी हो गई तो थोड़ा सा जो है वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे हैं और हैं, तो वो सब थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी जो जिसमें 5 मिनट का फ़र्क है, उसकी बहुत बड़ी गैलरी है उदयपुर में जी। और वो आज भी उसी एटमॉस्फेयर में है। बल्कि उसकी डॉटर जो है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, अभी छोटी है, आपकी नाती। हाँ जी। तो ये विरासत में जीन्स तो जो है साहब वो आती है। मेरा एक बेटा है उनसे 5 साल छोटा, वो भी कलाकर्म में लगा हुआ है। और उससे जो छोटा अभी मेरा ग्रैंडसन है, वो तो अभी आप समझिए 11-12 साल का ही नहीं है और उसकी कला इतनी जो है बढ़िया काम कर रहा है। अभी सदगुरु जग्गी जब आए जी। तो उनको स्पेशली जो है वो पोर्ट्रेट बना के दे के आया, आप देखिएगा वहाँ से। तो हाँ। जो पूरा लंदन से वो मोटरसाइकिल पे आए हैं। अच्छा। तो वो मतलब हैरान हो गए देख के। मीका सिंह आया तो उसको कंसर्ट में उसका पोर्ट्रेट बना के दिया आपके पोते ने। हाँ, तो मतलब आप अपने बच्चों से, अपने पोतों से बिल्कुल साहब, बिल्कुल ये चीज़ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। बीच में आपने जिक्र किया था कि आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुशील और सहयोगी प्रवृत्ति की है। कभी कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपने काम किया हो और पत्नी की बात को थोड़ा अनसुना किया और उन्होंने कुछ आपसे शिकायत की हो कि क्या आपने काम में ही डूबे रहते हो, थोड़ा घर पे भी ध्यान दो? नहीं, ये होता है सब, लेकिन मैं बराबर इस चीज़ को रियलाइज़ भी करता हूँ। देखिए, काम के अलावा मेरा सोशल भी लाइफ है, उनको भी ये उम्मीद होती है कि ये मेरे साथ कहीं जाएं आएँ और प्रोग्राम अटेंड करें, तो हम लोग बराबर जो है वो उस तरह की उसमें, ताकि उनको कभी ये नहीं महसूस हो अच्छा मैंने इसीलिए नौकरी नहीं की, आप बोले अभी यहाँ चलना है तो मैं कलम रख दूंगा और चल दूंगा आपके साथ में। जी। मुझे किससे परमिशन लेनी है? हाँ। तो ये संतुष्टि ज़रूरी है साहब, नहीं तो वो 2 पहिए एक पहिया लड़खड़ाएगा तो काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि कोई भी कला जब शोहरत पाती, जब उसकी कद्रदान बहुत हों, तो कद्रदानों में आम व्यक्ति, ख़ास व्यक्ति, दरबार के लोग, वीआईपी पर्सन्स, क्या उम्मीद रखते हैं आप अपनी कला के चहेतों से, कला प्रेमियों से, जो आपकी कला को देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं? ये क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न साहब। अगर आप अच्छा काम करने लगते हो, तो फादर यही कहते थे कोई भी आप काम करें उसमें महारत हासिल कर लें, तो आपके पास जंगल में भी बैठेंगे तो लाइन लगी हुई होगी। अब मैं मिनिएचर पेंटिंग करता हूँ तो देश विदेश के लोग, जब रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था तब भी इतनी हिम्मत थी कि साहब वो अच्छे दामों पे बिक जाती थी। क्योंकि ये कला ऐसी है साहब, जो कोई मतलब उसको समझता है वो तो लेगा ही लेगा साहब उसको। तो इस तरह कभी भी ये नहीं आया कि मैं कभी किसी जो है डीलर को जाकर के बेचूं कि भाई मेरी पेंटिंग खरीद लो। भगवान ने ये कृपा रखी है कि साहब घर बैठे ही जो है मेरे से, या एग्जीबिशंस वगैरह में मैं गया हूँ इंडिया या अब्रॉड, तो बहुत अच्छी सेल होती रही हैं। यानी कुल मिला के आपका जो कला का सफ़र है जी, वो अभी भी जारी है जी। और जब तक शरीर चल रहा है, हाँ, ये कला का जो कारवां चलता ही रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी बातें और भी बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन हमारे समय की पालना हमको करनी है। जी। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे पद्मश्री श्री तिलक गीताई जी। आप मिनिएचर आर्टिस्ट, लघु चित्रण में आपको महारत हासिल है और आपको ये कार्य विरासत में मिला है। आप लगातार अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते रहें, आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही कामना हम आपके लिए करते हैं। आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आने का हम श्री तिलक गीताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपके आने का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।